हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे केमिस्ट्री का, दैट इज़ अबाउट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर देखेंगे पूरा का पूरा एटम का, कि एटम एक्चुअल में दिखता कैसा है। सबसे पहले तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, फैक्चुअल सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। दैट इज़ कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो किसने करी। तो जे थॉमसन का नाम आएगा। 1897 में उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। कैसे करी, क्या एक्सपेरिमेंट का नाम था, तो वो था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। जिंक सल्फाइड की उन्होंने प्लेट उसमें यूज़ करी थी। मास कितना है, तो 9 × 10⁻31 kg। अब -31 है, ये भी ध्यान में रखना, -31 लिखा हो और -32 लिखा हो और आपसे पूछ लिया जाए कौन सा बड़ा होगा, तो -31 बड़ा होगा। जब आप इंटीजर्स पढ़ा करते थे, अगर आपको याद हो, तो इंटीजर्स में क्या लिखते थे हम, 0 1 2 3 इस तरफ को पॉजिटिव हुआ करते थे और जब वापस चलते थे पीछे को तो माइनस में हुआ करता था। ठीक है। और चार्ज अगर देखोगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम्ब्स है। कुलम्ब जो होती है वो यूनिट है किसकी, चार्ज की। रिलेटिव चार्ज देखोगे तो -1 के आसपास आपको मिलेगा। नाउ अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन में एक चीज़ याद रखनी है कि गोल्डस्टाइन ने देखी तो थी कि एक नेगेटिव साइन के अलावा एक और चीज़ है, दैट इज़ पॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पर जो एक्चुअल में डिस्कवरी करी थी प्रोटॉन की, वो किसने करी थी, वो करी थी रदरफोर्ड ने। इन्होंने जो यूज़ करा था एक्सपेरिमेंट वो था डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब का इन्होंने यूज़ करा था। मास देखा जाए तो 1.6 × 10⁻⁻27 kgs है। अब देखो मास अगर इलेक्ट्रॉन का देखोगे तो 9 × 10⁻31 kg है। वहीं पे अगर प्रोटॉन का देखोगे तो 1.6 × 10⁻27 kgs है। तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। उसके अलावा चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज आपको 1.6 × 10⁻19 ही मिलेगा। और रिलेटिव चार्ज देखोगे तो +1 बोल सकते हैं। न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को। कब किया, 1932 में किया। अब इसका कितना मास है न्यूट्रॉन का, तो 1.6 × 10⁻⁻27 kg। और अगर चार्ज की बात करें तो कोई चार्ज नहीं होता। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपने नोटिस करनी है। जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इन दोनों का मास सेम है, दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁻27 kg। और वहीं पे अगर चार्ज का देखोगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम्ब है। तो चार्ज किस किस का सेम है, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का, इन दोनों का चार्ज सेम है। ठीक है, मास डिफरेंट है। और अगर मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है इफ़ कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन। दोनों का जो है ये कम है। किसका कम है, इलेक्ट्रॉन का कम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ज़्यादा होगा। तो अब सबसे पहले तो थ्योरीज पढ़ेंगे कि किसने बताया एटम के फर्दर और भी पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहली जो आती है वो आती है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी मैटर है ना, कोई सा भी, वो चाहे आप एलिमेंट लेवल पे बात कर रहे हो, यानी कि अकेले सोडियम की बात कर रहे हो, अकेले क्लोरीन की बात कर रहे हो, या फिर अकेले हाइड्रोजन की बात कर रहे हो, या फिर कंपाउंड की बात कर रहे हो, NaCl हो गया आपका, H2O हो गया सिंपल वन। तो जिस मर्जी चीज़ की आप बात कर लो, वो सारे क्या कंपोज करते हैं, वो छोटे छोटे परमाणु कंपोज करते हैं। वो सब चीज़ें किसकी बनी हैं, एटम्स की बन रखी हैं। इन्होंने फर्दर और क्या चीज़ें बताई कि जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स के बन रखे हैं, जिनको हमने बोला एटम्स। और जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो कौन करता है, वो एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने क्या किया, रुआफसा लिया और उसको वाटर में ऐड कर दिया। तो अगर आप यहाँ से एक ग्लास रुआफसा का निकाल भी लोगे तो उसमें क्या कलर दिखेगा आपको, रेड। पर किसी को अगर कम चीनी वाला पीना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, और पानी ऐड करना पड़ेगा, तो ये ग्लास के 2 बन जाएंगे। पर आप क्या नोटिस करोगे, है तो रेड ही कलर, पर एक में थोड़ा लाइट दिखने लगेगा आपको। दोनों में अगर पानी ऐड कर दिया तो रेड कलर तो रहेगा, पर पानी थोड़ा जो लाइट कलर आपको दिखाई देगा। ठीक है, हल्के कलर का वो दिखाई देगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कि जितने भी मैटर्स हैं आपके, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो एटम्स हैं वो इनडिविजिबल होते हैं। जो डाल्टन थे ना, उन्होंने बोला कि जो एटम्स हैं उनको नहीं कोई तोड़ सकता। वैसे ही आपकी एक महर्षि कन्नड़ है, उन्होंने तो बहुत पहले बोल दिया था। जो महर्षि कन्नड़ है उन्होंने एक वर्ड मेंशन करा, दैट इज़ परमाणु। उन्होंने बोला कि आप किसी चीज़ को अगर तोड़ रहे हो और तोड़ते ही जा रहे हो, एक ऐसे पॉइंट पे आप आ चुके हो जहाँ पे वो चीज़ आपको दिखाई भी नहीं दे रही, बट स्टिल आप उसको तोड़ रहे हो, दैट इज़ नोन एज परमाणु, या फिर जिसको उन्होंने बोला था एटम। तो वही चीज़ डाल्टन ने भी बोली कि ये जो एटम होते हैं ना, इनको आप तोड़ नहीं सकते।
तो विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो डाल्टन ने ये जो बोला ना कि ये जो एटम्स होते हैं इनको आप तोड़ नहीं सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है अगली थ्योरीज के लिए। इन्होंने तो बोल दिया कि जो एटम है इसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है, इनडिविजिबल नहीं, इनडिविजिबल हैं ये, मतलब इनको आप फर्दर नहीं तोड़ सकते, एटम से फर्दर कोई चीज़ नहीं निकल के आती। और इन्होंने बोला कि जितने भी एटम होते हैं किसी एलिमेंट के, जैसे हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत सारे एटम्स मिलेंगे आपको, हाइड्रोजन के ही होंगे सारे, इनका मास भी सेम रहेगा और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी सेम रहेंगी, ठीक है। और अगर एटम देखोगे आप डिफरेंट एलिमेंट के तो डिफरेंट मासेस होंगे, मतलब एक तरफ अगर सोडियम है और एक तरफ आपका हाइड्रोजन है तो दोनों में डिफरेंसेस आ जाएंगे, हैं तो दोनों एलिमेंट पर दोनों के अपने अपने एटम्स हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जैसे Na की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर इसको आप पानी में ऐड कर दोगे तो ये आग पकड़ लेता है, वहीं पे अगर कैरोसिन में डाल दिया तो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, ये सोडियम की प्रॉपर्टी है। वहीं पे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन भी छोड़ो, कार्बन की बात करूँ तो कार्बन कहाँ पे कितना स्टेबल है, ठीक है, ये टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट का मतलब है कितने बॉन्ड बनाता है, ये 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जो एटम्स हैं वो एक फिक्स रेशो में आके आपस में जब कंबाइन करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे देखो, जब H2 और O2 मिलते हैं आपस में तो क्या रिएक्शन होती है, H2 और O2 जब मिले तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन के एटम एक मास यूनिट ईच, मतलब दोनों का मास नंबर कितना रहेगा, एक ही रहेगा। कैसे रहेगा वो आगे दिखाती हूँ। और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना रहेगा, तो 8 × 2 16। मास जो आता है पहले जो स्टार्टिंग में आप देखोगे वो डबल होता है, वो डबल होता है। डबल ही क्यों होता है वो अभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को आने दो तो उससे आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे कितनी मास यूनिट बनेगी आपके पास, 18 मास यूनिट बनेगी। अब ड्रॉबैक्स क्या थी इस एटॉमिक थ्योरी की, डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो हमारा एटम होता है उसको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते। पर बाद में रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने बोला कि तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगली जो थ्योरी, सॉरी रदरफोर्ड बोल दिया मैंने, आई एम सो सॉरी, रदरफोर्ड तो अभी थॉमसन के बाद आएंगे। थॉमसन आते हैं, थॉमसन ने एक और चीज़ देख ली एटम के अंदर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज था। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो एटम है वो टूट सकता है, किस किस में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो डाल्टन ने तो बोला था नहीं टूट सकता है, और नहीं टूट सकता है तो वही इनकी लिमिटेशन बन गई, क्योंकि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, किस में डिवाइड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। अब थॉमसन का एक मॉडल आ गया एटम का। थॉमसन कहते हैं कि सबसे पहले ये इमेज देखो, थॉमसन ने अपना मॉडल दिया वाटरमेलन के बेसिस पे। वाटरमेलन में उन्होंने क्या बोला कि ये जो दाने दाने हैं ना ब्लैक कलर के, ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है। इसको क्या बोल दिया, ये इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका क्या चार्ज है, नेगेटिव। तो एक्चुअल में जो डिस्कवरी करी इलेक्ट्रॉन्स की वो किसने करी, जे थॉमसन ने करी। और साथ में बोल दिया कि ये जो रेड वाला मटेरियल है, यहाँ पे खाने वाला मटेरियल है, ये पॉजिटिव चार्ज है। पर यहाँ पे बोला पॉजिटिव चार्ज है, ये नहीं बोला प्रोटॉन है। तो एक्चुअल में प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी, वो तो करेंगे रदरफोर्ड, पर इन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया कि जो बाकी बचा उसमें में भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इनका मॉडल कैसा था कि ये जो बीज है ये नेगेटिव चार्ज है जो वाटरमेलन के ऊपर दिख रहे हैं, और बाकी का जो ये रेड वाला एरिया है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन वर्ड इन्होंने नहीं बोला था। तो थॉमसन का जो मॉडल था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो एटम होता है वो एक तो स्फेयर है, और कैसा स्फेयर है, ये चार्ज्ड स्फेयर है। चार्ज का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। और इन्होंने बोला कि ये जो स्फेयर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। इस स्फेयर के अंदर क्या प्रेजेंट मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का तो नेगेटिव चार्ज बोल दिया और बाकी का बोला कि पॉजिटिव चार्ज वाला मिलेगा, जिनका मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम रहेगी। तो हमने चार्ज देख लिया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये चीज़ तो इन्होंने ठीक बोली कि जो पॉजिटिव चार्ज है या फिर आपका नेगेटिव चार्ज है, दोनों के चार्ज की वैल्यू तो आपको सेम ही मिलेगी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो जो एटम होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि अगर पॉजिटिव की भी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 है और नेगेटिव की भी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 है, तो प्लस से माइनस कट जाता है। दोनों की वैल्यू जब कटेगी, क्योंकि हमने पढ़ा कि एक पे +1 होता है और दूसरे पे -1 होता है, दोनों आपस में कट जाएंगे। और अगर कट गए तो इन्होंने बोल दिया कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो ये था आपका थॉमसन का मॉडल ऑफ एन एटम। तो इन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो atom is not concentrated enough to produce an electric field to deflect an alpha particles। अभी ये अल्फा पार्टिकल का एक्सक्लूसिवली यूज नहीं कर पाए थे जो जे थॉमसन थे। अभी आगे जाना पड़ेगा उनकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए कि किसने बोला था कि हाँ इसको आप फर्दर भी तोड़ सकते हो। तो अब आते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया बिटवीन 1908 to 1930।
इन्होंने क्या किया, लाइट जो यूज़ करी वो करी थी, कौन से पार्टिकल यूज़ करे थे, ये किए थे अल्फ़ा पार्टिकल्स। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स को इन्होंने यूज़ किया था और एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए एक छोटी सी गोल्ड फॉइल यूज़ करी थी। गोल्ड फॉइल जैसे एल्यूमिनियम फॉइल आप यूज़ करते हो ना खाना वगैरह पैक करने के लिए, तो इन्होंने किसको यूज़ किया था, मेटल को यूज़ किया था। कौन से वाला, गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल जो है अब इन्होंने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि इनको चाहिए था कि कोई चीज़ बड़ी पतली हो जिसके अंदर एटम्स बहुत ज़्यादा मिल जाएं। इनके एक्सपेरिमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये सोर्स था कोई अल्फ़ा पार्टिकल का, लाइट का सोर्स रहेगा जिसके थ्रू अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलेंगे। जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलेंगे तो इसके लिए इन्होंने एक क्या लगा दी थी, थिन गोल्ड की फॉइल लगा दी थी, यहाँ पे बिल्कुल पतली सी लगा दी थी। और साइड से क्या लगा दिया, एक प्लेट सी लगा दी। ये प्लेट क्यों लगाई, ताकि जो भी ऑब्जर्वेशन आए इसके सामने से वो हमें इस पर ऑब्जर्व हो सके। तो जब इन्होंने ये प्लेट लगा दी, पूरा सेटअप लगा दिया, अल्फ़ा पार्टिकल का एक सोर्स रख लिया, ये अल्फ़ा पार्टिकल का एक सोर्स था, ये गोल्ड फॉइल लगा ली और ये जो प्लेट लगाई ये क्यों लगाई, ताकि रेज जो हैं वो फर्दर बाहर ना निकल जाए, क्योंकि अगर बाहर निकलेंगे तो ऑब्जर्वेशन नहीं आ पाएंगी, तो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन इस प्लेट पे ही देखने को मिलेगी। जैसे ही इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स को डाला इस प्लेट के ऊपर, देन ही नोटिस्ड कि कई जगह से तो रेज निकल गई बाहर, इस प्लेट के ऊपर पड़ गई, पर कुछ जो रेज थी वो डिफ्लेक्ट हुई। डिफ्लेक्ट मतलब वो वापस भी आई, टकरा गई वो गोल्ड फॉइल से और वापस होगी। उस दिन इन्होंने बोला, जो रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड कहते हैं कि ये जो एटम है इसका जो मास है वो ज़्यादा कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, बीच में कॉन्सेंट्रेटेड है, और बाकी का जो स्फेयर आपको मिलेगा वो खाली मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा। तो अब देखो एम्प्टी में से अगर जा रही है रेस तो वो आगे चली जाएंगी, ठीक है, पर वहीं पे अगर बीच में जा रही हैं, अगर बीच में जा रही हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर बीच में जा रही हैं तो यहाँ पे मास है, और मास क्या कर रहा है, पीछे को डिफ्लेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे इन्होंने फाइनली किस चीज़ की डिस्कवरी कर दी, इन्होंने बोला यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो बिल्कुल बीच में लाया कर रहा है। अभी तक बस इतना ही हुआ। तो ये जो गोल्ड फॉइल थी इसमें 1000 एटम्स प्रेजेंट थे और अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो डबली चार्ज्ड हीलियम आयन के थे। और ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले ये कहाँ से निकले, तो निकले हीलियम से। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना रहता है, तो 2 रहता है। उसके बाद क्या हुआ, इनको लगा था कि जो इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होंगे ये डिफ्लेक्ट कर जाएंगे बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम। तो अल्फ़ा पार्टिकल जो थे ये ज़्यादा हैवी थे देन द प्रोटॉन, प्रोटॉन के वजन से ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल्स थे। पर इनको ये नहीं था पता कि इतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन इनको देखने को मिलेगी, कि मेजॉरिटी जो साइड में पड़ रही है वो सारी की सारी बाहर निकल जाएंगी और पीछे बीच से हटेंगी। इनको ये एक्सपेक्टेड नहीं था इस जो एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि हाँ एक पॉजिटिवली चार्ज्ड चीज़ भी है जिसको हमने क्या बोल दिया, प्रोटॉन। तो क्या क्या कॉन्क्लूड करा रदरफोर्ड ने, तो ज़्यादा जो स्पेस है इनसाइड द एटम वो एम्प्टी है, वो खाली है, क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो पास कर जाते हैं थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं जो कि अपने पाथ से डिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, विदाउट गेट डिफ्लेक्टिंग का मतलब है ये अगर एटम है तो बीच में ज़्यादा मास लाई कर रहे हैं, तो जो भी एम्प्टी एरिया से रेस जा रही हैं आपकी वो सारी पास कर जाएंगी, पर जो बीच में जा रही हैं वो डिफ्लेक्ट कर जाएंगी। तो इन्होंने इंडिकेट किया कि जो एटम का पॉजिटिव वाला चार्ज है वो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और वो स्पेस कहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है, बिल्कुल सेंटर में कर रहा है। तो हैंस इन्होंने डिस्कवर कर लिया कि हाँ जी प्रोटॉन नाम की भी कोई चीज़ है। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं दे वर डिफ्लेक्टेड, जिससे पता चलता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो गोल्ड एटम्स का मास है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, विद इन द स्मॉल वॉल्यूम, बीच में लाई कर रहा है कहीं पे। ठीक है, और अगर इतनी इंटेंस कंसंट्रेशन है इन पॉजिटिव चार्जेस की बीच में, तो यहाँ पे इसी वजह से क्या हो रहा है, जो लाइट है वो बीच में डिफ्लेक्ट कर रही है, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स पड़े यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा जो मास है एटम का वो कहाँ पे लाई कर रहा है, मास पे। और इन्होंने में साथ में क्या बोल दिया रदरफोर्ड ने, कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अभी इन्होंने जो न्यूक्लियस बोला है वहाँ पे सिर्फ कैसा चार्ज बोला है, पॉजिटिव चार्ज बोला है। और इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो इसमें फर्दर रिवॉल्व कर रहे हैं, और रिवॉल्व इस तरह से कर रहे हैं कि कॉन्टीन्यूसली एनर्जी वो रेडिएट कर रहे हैं। तो एनर्जी रेडिएट अगर कॉन्टीन्यूसली होती रहेगी तो एक टाइम ऐसे आएगा कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं बचेगी, और अगर एनर्जी नहीं बचेगी तब तो फिर नेचर में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें किससे बनी हैं, तत्वों से बनी है, एलिमेंट से बनी है, और एलिमेंट किससे बन रखे हैं, एटम से बन रखे हैं। एटम किससे बन रखे हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बन रखे हैं। तो ये जो थी इनकी ड्रॉबैक भी बनी, जिसको पूरा करने के लिए बोहर आते हैं। बोहर का मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है, नील बोहर आते हैं 1913 में। इन्होंने अपने पॉस्टुलेट्स रखे, क्या क्या पॉस्टुलेट रखे, कि कुछ ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, उनको बोल दिया डिस्क्रीट
ऑर्बिट्स। क्या नाम दे दिया? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। ये डिस्क्रीट ऑर्बिट किसकी होती हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स की होती हैं और ये एटम में प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट होती हैं ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में रिवॉल्व कर रही हैं और इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ये किसने बोला? ये बोला नील बोहर ने। ठीक है, ये किसने बोला था? ये बोला था नील बोहर ने। नील बोहर ने क्या बोला कि एक तो बीच में न्यूक्लियस आ जाएगा। न्यूक्लियस में अब ये बोल चुके हैं कि एक तो न्यूक्लियस इन्होंने बोला है अभी पॉजिटिव वाला प्रोटॉन है जिसमें सारा का सारा मास एटम का जहाँ पे लाई कर रहे हैं। पर हमने देखा कि जो मास था प्रोटॉन का वो ज़्यादा था देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का 9.1 समथिंग था इंटू 10⁻⁻31 था। पर यहाँ पे प्रोटॉन के केस में देखोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kgs था। तो उसका जो मास था प्रोटॉन का दैट वॉज लेस इफ कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स, जिस वजह से ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रेडिएट नहीं करते पर एक डेफिनेट पाथ के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं और उस डेफिनेट पाथ को क्या बोल दिया इन्होंने? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। और डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को इन्होंने अल्फाबेटिकली अरेंज करा। कैसे किया? तो इन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस है उसके बाहर वाली जो पहली लेयर आएगी उसको हम बोलेंगे के शेल। के शेल की वैल्यू दे दी n इज इक्वल टू 1। एन को अभी स्किप कर दो, के एल एम एन ओ ऐसे चलती जाएंगी ये शेल्स एंड सो ऑन। और इन्होंने बोला कि जो के वाली है ना उसकी n की वैल्यू रहेगी 1, L वाली है जो उसकी n की वैल्यू रहेगी 2, M वाली है उसकी n की वैल्यू रहेगी 3 और जो N वाली है उसकी n की वैल्यू रहेगी 4। और फॉर्मूला दे दिया कि कैसे आप इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को काउंट कर सकते हो इन शेल्स के अंदर। तो उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दे दिया 2n²। अभी बताती हूँ 2n² से कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इन्होंने बस इतना बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, तो क्या करते हैं? ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई ये कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो ऑर्बिट्स होती हैं ये शेल्स होती हैं, इनको हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। KLMN इनको क्या बोलते हैं? हम एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। ये जो ऑर्बिट है या फिर शेल है इनको हम KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी जो वैल्यू दे दी हमने K की कितनी बोल दी कि इसकी वैल्यू रहेगी 1, L को बोल दिया इसकी वैल्यू रहेगी 2, M को बोल दिया इसकी वैल्यू रहेगी 2। ठीक है, तो प्रोटॉन देख लिया हमने, न्यूट्रॉन देख लिया, इलेक्ट्रॉन देख लिया। प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज देख लिया, न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज देख लिया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 देख लिया। मास की अगर बात करें तो प्रोटॉन का हमने देख लिया 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। वैसे न्यूट्रॉन के ऊपर हमने 1 देखा क्योंकि वो तो न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन का तो बहुत ही कम था 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और लोकेशन अगर देखें तो प्रोटॉन आपको बिल्कुल बीच में मिलने वाला है, न्यूट्रॉन भी आपको बीच में मिलने वाला है। अभी जेम्स चैडविक इसके बारे में बात करेंगे। और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में मिलने वाला है, जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हमने पढ़े। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करेंगे तो वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग।